Hello guys, welcome back again on a Mind Spark Physics. Today is first day for the 60 days planning that we have done on yesterday. जो हमने लास्ट yesterday को 60 डेज का प्लान बनाया था हाउ टू स्टडी इन 60 डेज फॉर क्लास 10th. आज उसका हमारा पहला दिन है. इस पहले दिन में हम क्या क्या चीजें कैसे कर सकते हैं और क्या क्या हो सकता है. सो गाइज, फॉर योर प्रिपरेशन प्लीज डू नॉट वेरी, बिकॉज आई विल गिव अ परफेक्ट 60 डेज रिवीजन ट्रैक. ऑन ईच वीडियो यू विल गेट perfectly how to study and how to make a perfect notes which help to revise all the things. So guys, मैं तुम्हें सब कुछ प्रोवाइड कराऊंगा कैसे चीजों को करते हैं, किन किन चीजों को हम किस तरीके से पढ़ सकते हैं, किनको पढ़ने पे हमें क्या चीजें मिलती हैं. तो जब कल के वीडियो में हम अपने 60 डेज प्लान को डिस्कस कर रहे थे तो हमने फर्स्ट 1 to 10 डेज के लिए फिजिक्स को उठाया था और फिजिक्स के बारे में ही हम बात कर रहे थे. आज भी जो हम बात करेंगे, जो हमारा पहला दिन है, वो फेज 1 है. इसमें हम लर्निंग करेंगे और रिवीजन करेंगे, जो हमारा 1 to 30 डेज के लिए था. फेज सेकेंड में क्या था, हमारा प्रैक्टिस थी. कितने डेज के लिए बेटा? 31 to 35 डेज के लिए. देन हमारे मॉक टेस्ट थे एंड फाइनल डे था. अब हमें उसी को कंटिन्यू रिवाइज करना है. कैसे रिवाइज करेंगे आते हैं हम उसमें. सो दैट इज अ रिवीजन स्क्रिप्ट. सो प्लीज कांस्टेंट एंड कंटिन्यू अबाउट योर स्टडी. सो गाइज, कॉन्सेंट्रेट. द फर्स्ट टॉपिक दैट वी स्टडी दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है, हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का टॉपिक है, जिसको कि हम पूरी तरीके से कवर करेंगे. रिफ्लेक्शन एज वेल एज रिफ्रैक्शन आल्सो. अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? रिफ्लेक्शन के बारे में बात करेंगे. किसके बारे में बेटा? रिफ्लेक्शन के बारे में. सबसे पहले मुझे ये बताओ, रिफ्लेक्शन होता क्या है? तो साहब, जब रिफ्लेक्शन की बात करें, पहला क्वेश्चन तो यही है हमारे पास कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन. How you can say the light is reflect. क्या होता है रिफ्लेक्शन और कैसे रिफ्लेक्शन काम करता है? So guys, if I can make a mirror like this, ये मेरे पास एक मिरर है और इस मिरर पे जैसे ही कोई इंसिडेंट रे किसी भी तरीके से, मैं यहां से एक सोर्स लेकर के एक इंसिडेंट रे को लेकर आता हूं, आई आकर के टकराई और टकरा करके वापस चली गई. ये जो फिनोमिना है लाइट रे का बाउंस बैक करना, दैट इज नोन एज रिफ्लेक्शन. क्या डिफाइन करोगे इसको? रिफ्लेक्शन इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक ऑन अ स्मूथ सरफेस. क्या लिखोगे? पहले तो इस डायग्राम से समझो कि रिफ्लेक्शन को कैसे बना सकते हो. यहां पर मैं एक काम करता हूं, एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं जिसको कि नॉर्मल के नाम से जानते हैं. इसका नाम क्या है? एन. इस पॉइंट को हमने ओ नाम दे दिया, इस पॉइंट का नाम हमने पी दे दिया. अब ये जो ओएस लाइन एंगल बना रही है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट. देन जो ओपी लाइन एंगल बना रही है उसको बोलेंगे हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. सो दैट इज एनओ. एनओ मीन्स नॉर्मल. आप क्या क्या लिखोगे? ये जो लाइन आ रही है बेटा, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे. द रे विच कम इज नोन एज द इंसिडेंट रे. द रे विच रिफ्लेक्ट इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे. एंड दैट इज नॉर्मल विच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन. ये तो हो गया हमारा बेसिक स्ट्रक्चर. अगर मुझे इसको डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करूंगा? तो रिफ्लेक्शन क्या होगा? रिफ्लेक्शन कैसे लिखेंगे हम? रिफ्लेक्शन इज बाउंसिंग ऑफ लाइट
रिफ्लेक्शन इज द बाउंसिंग ऑफ light ray on strike in a smooth surface और प्लेन। जैसे ही लाइट रे किसी स्मूथ सरफेस या प्लेन से टकराएगी, टकरा करके वापस चली जाएगी बेटा। ये हमारा पहली चीज होगी। देन इसके बाद क्या लॉ होते हैं रिफ्लेक्शन के? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि ये रिवीजन ट्रैक है, हम रिवीजन कर रहे हैं, तो हम यहां पर पॉइंट टू पॉइंट न जाकर के, केवल डिटेलिंग न जाकर के, हम यहां पर उन पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। सो गाइज, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पहला लॉ क्या है? क्या पढ़ा था आपने? आपने पढ़ा था बेटा कि एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बोथ एंगल कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। हमने पहला रूल ये पढ़ा था। सेकेंड रूल हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन अ सेम प्लेन। क्या पढ़ा था हमने? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन। ये हमने दो चीजें पढ़ी थी। पहले हमने क्या पढ़ी थी बेटा कि रिफ्लेक्शन होता क्या है? रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्शन इज द बाउंसिंग ऑफ लाइट रे ऑन स्ट्राइक इन अ स्मूथ सरफेस। देन हमने इसके लॉ पढ़े। लॉ क्या क्या है हमारे पास? पहला लॉ है एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देन इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन अ सेम प्लेन। यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। देन हम आते हैं बेटा मिरर्स पे। कितने टाइप के मिरर होते हैं? मिरर, क्योंकि रिफ्लेक्शन जो है बेटा वो मिरर पे ही होता है। तो मिरर बेसिकली दो टाइप के होते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। अगर मिरर के टाइप की बात करोगे तो कितने टाइप के होते हैं बेटा? कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। और क्या होता है मिरर फॉर्मूला फॉर प्लेन मिरर क्या होगा? अगर मैं इस मिरर फॉर्मूले की बात करूं तो क्योंकि हम रिवीजन ट्रैक में हैं तो हम रिवीजन के बारे में ही डिस्कस करेंगे, मेन पॉइंट लेकर चलेंगे। क्या होता है? 1/b प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। v ऑफ इमेज, डिस्टेंस और हाइट, u आपका ऑब्जेक्ट है और f आपका क्या है बेटा? फोकस है। सो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। क्या होगा मैग्निफिकेशन का? क्या मैग्निफिकेशन चेंज होगा? तो यहां पर होता है बेटा नो मैग्निफिकेशन चेंज। मैग्निफिकेशन के साथ कोई चेंजेस नहीं होते। अच्छा बेटा, मैग्निफिकेशन चेंज नहीं होता तो इमेज कैसी बनती है? इमेज के बारे में भी डिस्कस कर लें कि हाउ द इमेज। तो इमेज होती है वर्चुअल, इरेक्ट एंड सेम साइज। कैसी कैसी बनती है बेटा? ज्यादातर इस फिनोमेना में वर्चुअल, इरेक्ट एंड सेम साइज इमेज आर फॉर्म्ड। सो अभी हमने क्या देखा? व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, देन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, देन हमने पढ़ा मिरर फॉर्मूला के बारे में कि मिरर फॉर्मूला क्या है
और हमने जाना कि मिरर कितने टाइप के होते हैं, इमेज कैसी फॉर्म होती है, तो वर्चुअल, इरेक्ट एंड सेम साइज इमेज हमें यहां पर मिल। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक में कि अब हम आगे क्या डिस्कस करें। तो हमने स्फेरिकल मिरर देखे कि दो टाइप के होते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। अब मैं स्फेरिकल मिरर में रे डायग्राम बनाता हूं फॉर कॉनकेव मिरर। बड़े ही ध्यान से देखना क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बच्चों को अक्सर भूल जाता है और 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन ये देकर जाता है बेटा। देखो, इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है बच्चों? तो ये डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट किस किस पोजीशन पे रखा हुआ है। किस पे डिपेंड करता है बेटा? ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे डिपेंड करता है कि हमारा ऑब्जेक्ट कैसा होगा, उसी बेस पे हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे। सो हम पहला ऑब्जेक्ट रखते हैं केस फर्स्ट को। मैं कुछ डायग्राम बना के दिखाता हूं, कुछ आप लोग जब प्रैक्टिस करोगे तब बनाना। एक का मैं बना रहा हूं, एक का आप बनाओगे। कॉनकेव का मैं आपको बनाकर शो कर रहा हूं, कॉन्वेक्स का आप सेल्फ से बनाओगे कि क्या क्या चीजें होती हैं, तभी तो हम रिवाइज कर पाएंगे जब हम चीजों को अच्छे से एक साथ मिलकर करेंगे। क्योंकि जब चीजें एक साथ होती है ना तो ज्यादा अच्छे से होती हैं। सो गाइस, केस फर्स्ट जैसा है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो प्लेस्ड है, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। कहां पर प्लेस है ऑब्जेक्ट आपका? इंफिनिटी पे प्लेस है। तब आप क्या करोगे गाइस? सबसे पहली चीज, अगर क्वेश्चन ने पूछा फाइंड द इमेज इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, आप क्या कर सकते? अब जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, क्वेश्चन ने पूछा कि फाइंड द इमेज इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, क्या करोगे? सबसे पहले सब कुछ नहीं करना, सबसे पहले एक मिरर ड्रॉ करना है। क्योंकि कॉनकेव के बारे में बात हो रही है तो हम एक कॉनकेव मिरर ड्रॉ कर देंगे जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनर सरफेस होती है और आउटर सेल पे इसके पॉलिश होती है। ये लो मैंने बना दिया सबसे पहले। देन एक सिंपल सी सीधी लाइन जो कि इसकी प्रिंसिपल एक्सिस होगी, यहां पर इसका पोल होगा बेटा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज अ फोकस। ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पे है, इंफिनिटी पे कहीं पर भी हो सकता है, हमें नहीं पता कहां है, ना ही ऑब्जेक्ट का हमें साइज पता है, हमने जो ऑब्जेक्ट मान लिया। अब इमेज फॉर्मेशन का पहला रूल ये है, इफ द इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है बेटा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल गो फ्रॉम द फोकस। ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे हमारी। अगर ऊपर से रिफ्लेक्टेड रे आ सकती है तो क्या नीचे से भी ऐसा कुछ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इफ द रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल गो फ्रॉम द फोकस, सेम रूल। तो ये जो पॉइंट है यहां पर ये दोनों कट हो रहा है ना, ये देखो ये लाइन दोनों कट हो रही हैं, इस पॉइंट पे क्या बनेगी? आपकी इमेज बनेगी। सो अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो इमेज कैसी बन रही है बेटा? कहां बन रही है? इमेज हमारी फोकस में बन रही है। अब सेकेंड केस पे क्वेश्चन ने हमसे ये बोला, केस सेकेंड देखो यहीं पर, केस सेकेंड बड़े अच्छे से समझना। जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, object is at center of curvature, then how can we make it? Simply make a spherical mirror which is known as concave mirror. In this mirror reflecting surface is a inner surface, मैंने बना लिया इसको। then ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई बेटा, ये इसका पोल हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज अ फोकस। सेकेंड रूल क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट कहां पर है बेटा? एट सी पर है। सेम, इफ द
incident ray parallel to the principal axis. After reflection it will go from the focus. अब डाउट ये है कि यहां पर ऑब्जेक्ट को हमने बड़ा सा रखा था, यहां पर ऑब्जेक्ट को हमने एक छोटा सा पॉइंट रूप में रखा है, तो क्या होगा? बड़ा था तो हमने पोजीशन मार्क कर ली थी, अब ये छोटा ऑब्जेक्ट है तो अब इसके लिए हम सेकेंड रूल पे आते हैं। सेकेंड रूल ये कहता है बेटा, इफ द इंसिडेंट रे कम फ्रॉम द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये पैरेलल हो गई। ये जो कटिंग पॉइंट है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? इमेज को इसकी रिप्रेजेंट कर रहा है। कोई डाउट हो तो मुझे जरूर बताना। आते हैं बेटा केस थर्ड में। अब केस थर्ड में क्वेश्चन ने ये बोला कि जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो बिटवीन सी एंड एफ रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट इज एट या ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ। ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है बेटा? सी और एफ के बीच में है। मेरा काम है यहां पर चीजों को सिखाना कि हमें चीजों को पेपर के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। सो अगेन मेक अ स्फेरिकल मिरर इन द शेप ऑफ कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। अब ये ऑब्जेक्ट है कहां रखा हुआ है? दोनों के बीच में रखा हुआ है। ये थोड़ा सा लफड़े वाला केस है। अगर दोनों के बीच में रखा है तो क्या करोगे? सॉरी, अगर दोनों के बीच में है तो क्या करोगे? देखो, पहला रूल तो फॉलो हो जाएगा। पहला रूल तुमने फॉलो भी कर दिया। क्या सेकेंड रूल फॉलो हो रहा है? हां साहब, हो सकता है सेकेंड भी। सेकेंड भी फॉलो हो गया। इमेज भी कहां पर बन रही है? दोनों के कट पे बन रही है। ये लो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है कि जो ऑब्जेक्ट है ना वो फोकस पे रखा हुआ है। केस 4 पे आते हैं। ऑब्जेक्ट इज एट एफ, ये हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गई। ये तुम्हारा पॉइंट पोल हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। अब ऑब्जेक्ट तुम्हारा यहां पर रखा हुआ है। सोचो, अगर ऑब्जेक्ट फोकस में है तब क्या करोगे? कुछ चारा है? कोई टिकड़म बिड़ा सकते हो? सोचो सोचो। देखो, एक रूल तो मैं फॉलो किए देता हूं। इफ द लाइन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल गो फ्रॉम द फोकस। पहला रूल। क्या अब दूसरा रूल लगेगा? नहीं लगेगा। तो हम यहां पर ये देखो, एक रूल मुझे ये पता है कि अगर कोई भी इंसिडेंट रे, इफ द इंसिडेंट रे कम फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर इट विल गो बैक इन अ सेम प्लेस। यहां पर इमेज कहीं पर बनेगी क्या? कहीं कट कर रहा है क्या? नहीं कट कर रहा। तो इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। सो प्यारे बच्चों, ये था हमारा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। आई हैव ड्रॉन all the 4 cases, so please see it, then we will discuss about next topic. Thank you. So अब हमने पढ़ लिया कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। अब यार मिरर फॉर्मूला हमने पढ़ा था 1/v = 1/u + 1/f।
ये चीजें हमने पढ़ ली, या 1/f हमने पढ़ा 1/v प्लस 1/u। इस मिरर फॉर्मूला में, ये जो मिरर फॉर्मूला है हमारे पास, इस मिरर फॉर्मूला के अंदर कब चीजों को पॉजिटिव लोगे तुम, कब निगेटिव लोगे, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। कब चीजों को पॉजिटिव लेना है और कब निगेटिव लेना है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको बड़े ध्यान से देखना। देखो, लेफ्ट ऑफ द मिरर, लेफ्ट ऑफ द मिरर, मिरर के जैसे ही लेफ्ट में जाओगे सारी चीजें कैसी होंगी बेटा, निगेटिव होंगी। और जैसे ही डाउनवर्ड आओगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन यानी कि मिरर के नीचे, यहां भी कैसा होगा, सब कुछ निगेटिव ही होगा। तो पॉजिटिव कहां पर होगा, जैसे ही मिरर के राइट साइड में आओगे सब कुछ पॉजिटिव, एंड मिरर के लेफ्ट साइड में आओगे सब कुछ निगेटिव, मिरर के अप साइड में आओगे सब कुछ पॉजिटिव, मिरर के डाउन साइड में आओगे सब कुछ निगेटिव। ये था हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम बेटा रिफ्रैक्शन। अभी तक हम मिरर के बारे में बात कर रहे थे, अब हमें बात करनी है लेंस के बारे में। सो गाइज, रिफ्रैक्शन, व्हाट इज द मीन ऑफ रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट रे when it passes from one medium to another medium। क्या लिखोगे इसको? It is bending of light ray when it pass from one medium to another medium। जैसे ही लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो बेंड हो जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं बेटा? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कैसे? सपोज एक मीडियम मेरे पास ये है, जिसका मैंने नाम रखा ग्लास। इसके चारों तरफ एयर है, इधर भी क्या है बेटा? एयर है। इस मीडियम को M1, इस मीडियम को M2, इस मीडियम को अगेन M1। एक लाइट रे है जो यहां से आ रही है, इस सोर्स से ये लाइट रे आई। एक्चुअल में इसको क्या करना चाहिए? ऐसे ही आगे की तरफ जाना चाहिए ना। ये लाइट रे क्या करती है? ऐसे ना जा करके ये अपने रास्ते से डिफ्लेक्ट हो गई, और डिफ्लेक्ट होने के बाद फिर मीडियम चेंज हुआ, फिर डिफ्लेक्ट हो गई। ये जो है लाइट रे का मुड़ना, इसी को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्रैक्शन होता क्यों है भाई? रिफ्रैक्शन हैपन, रीजन इधर डिस्कस करते हैं। भाई रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, भाई रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हैपन, क्यों होता है ये? किस बेसिस पे हम रिफ्रैक्शन को बता सकते हैं कि रिफ्रैक्शन होता है? सो बेटा पहली चीज तो ये याद रखो कि लाइट की स्पीड हर एक मीडियम में डिफरेंट होती है। जैसे ही लाइट किसी मीडियम में जाएगी उसकी स्पीड कुछ ना कुछ कम ज्यादा
होती रहेगी। तो सबसे पहला फिनोमिना है चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, पहली चीज। दूसरा और क्या क्या हो सकता है? सो व्हेन लाइट स्लो डाउन बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, व्हेन लाइट स्लो डाउन, स्पेलिंग में क्या हो रहा है मुझे, स्लो डाउन, कहां बेंड होगी? टूवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। अब यार अगर स्लो डाउन में ऐसा हो रहा है तो जब स्पीड होगी तब क्या होगा, वो भी लिख लेते हैं। व्हेन लाइट स्पीड अप, क्या होगी? अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से क्या करेगी? दूर भगेगी। जो हो गया हमारा रिफ्रैक्शन का कॉज, कि रिफ्रैक्शन होता क्यों है। अब इस रिफ्रैक्शन के फिनोमेना में एक चीज हमें ये बताई गई, अगर हम लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करें, यहीं पर एक वेरी इंपॉर्टेंट लॉ दिया गया। क्या बताया गया कि साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू n, दैट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इस पूरे डिस्कशन के बारे में जिसने बताया था उनका नाम था स्नेल्स, तो इसको हम स्नेल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं। ये पहला लॉ है। दूसरा वही इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन सेम प्लेन। ये दो हमें लॉ बता दिए गए, किससे रिलेटेड? रिफ्रैक्शन से रिलेटेड। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगी क्या? या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हमने यहां से तो निकाल लिया, n इक्वल साइन आई अपॉन साइन आर होता है, ये पता चल गया, पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड क्या होगी? देखो इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालनी है किसी चीज की, कैसे निकालूंगा? n इक्वल स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। इन दोनों का जो रेशियो होगा वो मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बताएगा। सो गाइस यहां तक कोई दिक्कत है क्या? चलो सबसे पहले क्या पढ़ा? रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन का कॉज क्या है और रिफ्रैक्शन क्यों होता है। यहां तक कोई दिक्कत आई होप कि नहीं होगी। सो अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेटा जिसका नाम है लेटरल शिफ्ट, इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या क्या होता है चलो उसमें डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम और चीजों पे आते हैं। चलो लेटरल शिफ्ट,
lateral shift और effect of refraction। देखो जितनी हेडिंगें मैं पढ़ा रहा हूं, इन हेडिंग्स में से कोई भी चीज आपको नहीं छोड़नी है। कब? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो क्या होता है? पेंसिल इन अ वाटर लुक बेंट। सबसे पहला एग्जांपल ये है, अगर मैं कोई पेंसिल ले लूं और उसको पानी पे डाल दूं, क्या कर दूं बेटा? पानी में डाल दूं। पेंसिल इन वाटर लुक्स लाइक बेंड। कैसी दिखाई पड़ती है हमें? बेंड या बेंट दिखाई पड़ती है, मतलब कि हाफ या टूटी हुई दिखाई पड़ती है। और क्या एग्जांपल हो सकता है इसका? बॉटम ऑफ अ पूल अपीयर्स राइज्ड। बॉटम जो होता है किसी पूल का, वो हमें ऊपर की ओर दिखाई पड़ता है। बॉटम ऑफ पूल अपीयर्ड, कैसे दिखाई पड़ता है? मैंने क्या बताया था? बॉटम ऑफ पूल अपीयर्स राइज्ड। कैसा? ऊपर की ओर। और क्या चीजें हो सकती हैं? और किन पे लैटरल शिफ्ट काम करता है? बहुत सारी जगहों पे काम करता है, जैसे बॉटम ऑफ एनी फुलफिल वाटर टैंक अपीयर्स राइज्ड। ये चीजें हो गई हमारी लैटरल शिफ्ट के बारे में। अब एक चीज इसमें और बची है बेटा, जिसको कहते हैं हम लेंस फॉर्मूला। क्या कहते हैं उसको? लेंस फॉर्मूला। तो यही मिरर फॉर्मूले जैसा ही है, मैं इसी को लेंस फॉर्मूले पे कन्वर्ट किए देता हूं। लेंस फॉर्मूला वो भी यही होता है 1/v + 1/u = 1/f। सो यहां तक कोई दिक्कत तुम्हें? अब क्या क्या चीजें यहां पर तुम पढ़ सकते हो? सबसे पहले मिरर फॉर्मूला पढ़ना है तुम्हें, लेंस फॉर्मूला पढ़ना है, मैग्निफिकेशन पढ़ना है और स्नेल्स लॉ पढ़ना है। चलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं गाइस हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में कि एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है और कैसे हम उनको पढ़ें। अब हमने जितनी भी चीजें पढ़ी थी उन चीजों पे हमें क्या क्या चीजें और करनी चाहिए। सो बेटा मस्ट लर्न फॉर्मूलाज फॉर एग्जाम, मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन एंड स्नेल्स लॉ। ऐसा क्यों? क्योंकि इनसे कंटिन्यूअस न्यूमेरिकल हमने से पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने निकाले हुए हैं जिन क्वेश्चंस को आपको करना है। नंबर पहला, डिफाइन रिफ्लेक्शन एंड स्टेट इट्स लॉ। रिफ्लेक्शन क्या होता है और उसके लॉ क्या क्या है। ड्रॉ ए रे डायग्राम फॉर अ कॉनकेव मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब ऑब्जेक्ट कहां पर हो? सेंटर ऑफ कर्वेचर से बियॉन्ड हो। व्हाई डज अ पेंसिल अपीयर्स बेंट इन वाटर? ये आपको बताना है। दूसरा, नंबर 4, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.5 इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, फाइंड द स्पीड इन ग्लास। नेक्स्ट हमने निकाला हुआ है कॉनकेव मिरर फॉर्म्स एन इमेज एट -20 सेंटीमीटर व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट -30 सेंटीमीटर, फाइंड द फोकल लेंथ। ये हमने कुछ क्वेश्चन अपनी तरफ से छटनी किए हुए हैं और आप लोगों को करने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और आपको घर में क्या करना है? प्रैक्टिस एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.1, ड्रॉ रे डायग्राम फॉर अ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, मेमोराइज ऑल द फॉर्मूला, कंप्लीट द 5 सॉल्व न्यूमेरिकल जो आपकी बुक में दिए गए हैं। सो गाइज ये था हमारा पहला दिन। सो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रेट जॉब, you have completed your first day. If you stay consistent all the 60 days with me, your science will improve directly. I promise you, you will get higher or higher
number. Make sure to like the video, subscribe the channel and share with your friends who want to study and complete the science in 60 days. So guys, thank you very much for giving me such a responsibility and such a love. Thank you guys. Bye bye. Meet me on next topic.